हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि केवी पीजीटी की तैयारी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। आपके ढेर सारे क्वेरीज मुझे मिलते हैं कि मैम केवी पीजीटी के लिए ये बुक पढ़े या नहीं, नोट्स कैसे बनाएं। तो चलो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बता रही हूँ कि केवी पीजीटी के लिए किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। And let me introduce myself, student. I am Dr. Shipra Srivastava. This is my mobile number 8439066995 और ये मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। इस ऐप पर आपको केवी पीजीटी का कोर्स भी उपलब्ध है। देखिए, आप लोगों का जो सिलेबस है, इस सिलेबस में सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं सांख्यिकी को। सांख्यिकी के लिए स्टूडेंट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ज़्यादा आप मैथ पर ध्यान ना दें। सांख्यिकी में दो चीज़ों पर ध्यान दीजिए। एक कि फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूला जो भी जैसे मीन, मीडियन, मोड या रिग्रेशन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, इन सभी में जो भी फॉर्मूलाज हैं उनकी एक कॉपी आप बना लीजिए। ठीक है, इन सभी की एक अलग कॉपी बनाइए और उसमें केवल आपको सांख्यिकी के जो भी फॉर्मूलाज हैं वो रहने चाहिए। और उसके साथ ही साथ जैसे माध्य है तो माध्य का क्या गुण है, क्या दोष है, क्या विशेषता है, माध्यिका के मेरिट्स, डिमेरिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, ये सभी आपकी एक कॉपी में होने चाहिए। क्योंकि एग्जाम के टाइम में आप मैथ ही तो नहीं बनाते रहोगे, एग्जाम के टाइम तक आपको ये सारा कुछ कवर हो जाना चाहिए। तो एग्जाम में आप केवल फॉर्मूला देखेंगे लास्ट में और उसके साथ ही साथ उसकी गुण, दोष, विशेषताएं। फॉर्मूला कैसे याद करें? फॉर्मूला याद नहीं किया जाता स्टूडेंट। फॉर्मूला आप कितने सारे फॉर्मूलाज याद करोगे? जैसे देखो, अगर आप सांख्यिकी की बात करो, सांख्यिकी में हम शॉर्टकट मेथड में अगर आप चलते हो तो शॉर्टकट मेथड में लिखते हो ना, a प्लस एफ डी एक्स बाई एन लिखते हो। तो यहाँ पर a क्या है, इस तरीके के सवाल भी आते हैं कि आपके इस फॉर्मूला में a क्या है, n क्या है, dx क्या है, dx कैसे निकालते हैं, विचलन कैसे निकालते हैं, इस तरीके के सवाल भी आते हैं। तो आपको फॉर्मूला के साथ साथ ये भी लिखना है कि ए क्या है, एज्यूम्ड मीन है, कल्पित माध्य है ना, एन एफ क्या है, आवृत्ति है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सांख्यिकी में कवर होनी चाहिए। सांख्यिकी के लिए कौन सी बुक पढ़े? स्टूडेंट, आपके एग्जाम के लिए आप कोई भी 10+2 लेवल की सांख्यिकी की किताब इसमें उठा के पढ़ सकते हो। ठीक है, जैन एवं ओहरी की बुक भी अच्छी है इसमें। और अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो नागर की बुक बहुत ही अच्छी है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में चलती है। ये दो बुक सांख्यिकी के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि आपका सिलेबस जो सांख्यिकी का है उसमें यहाँ तक अगर आप करोगे तो काम चल जाएगा। खासकर जो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है ना, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये जो है ये कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट 10+2 की बुक में बहुत ही बढ़िया से कवर किया रहता है। बस सांख्यिकी में आपको इतना ही करने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बुक को फॉलो कीजिए। ठीक है, किसी भी एक बुक को या किसी भी एक एजुकेटर या किसी भी एक राइटर को फॉलो कीजिए, है ना। और इसमें एच.एल. आहूजा की भी बुक अच्छी है और इसके साथ ही साथ लाल एवं लाल की बुक भी इसमें, या द्विवेदी की बुक भी इसमें बहुत ही अच्छी। इन दोनों बुक से अगर आप कर लेते हो तो काम चल जाएगा, काफ़ी है। इसमें भी आपको तैयारी कैसे करनी है, बुक्स तो मैं हमेशा बता देती हूँ, बहुत बार बताया मैंने, तैयारी कैसे करनी है। तो इसकी भी जो स्टूडेंट एक अलग कॉपी बनाइए ग्राफ की, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर ग्राफ पर आपका कमांड है तो आप किसी भी सवाल का जवाब दे लोगे, क्योंकि ग्राफ बेस्ड ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपसे लॉन्ग रन का सवाल आता है कि मार्केट में जो लॉन्ग रन होता है उसमें नॉर्मल प्रॉफिट किसको कहते हैं। तो अगर आपको ये ग्राफ याद रहा कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जहाँ पे टच कर रहा है ना, न्यूनतम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का न्यूनतम प्राइस जब मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के होता है, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं। लॉन्ग रन में सभी को नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। तो इस तरीके से आपको ग्राफ याद रहने चाहिए। अगर ग्राफ याद रहेगा तो आप कोई भी किसी भी सवाल का जवाब अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ की एक कॉपी बनाइए और ग्राफ की कॉपी बनाने के बाद जो भी ग्राफ आप डाल रहे हो, चाहे उपयोगिता का हो या उत्पादन का हो, इन सभी ग्राफ का फुट नोट लिखने की आदत डालिए। ठीक है,
ब्लू कलर के पेन से फुट नोट लिखने की आदत डालिए। जब आप रिवीजन कर रहे हो किसके, रिवीजन कर रहे हो क्वेश्चन बैंक के थ्रू, है ना। क्वेश्चन बैंक साथ में लेकर के चलिए, क्वेश्चन बनाते रहिए। और जब आप रिवाइज कर रहे हो तो एक ग्रीन कलर की पेन रखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है कि एग्जाम में बार बार इस जगह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसको आपको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। तो माइक्रो की तैयारी आप इस तरीके से आराम से कर सकते हो। माइक्रो के बाद हम आ जाए स्टूडेंट, इसमें है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मैक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स की तैयारी भी बहुत सिंपल है, कोई बहुत हाई फंडा नहीं है। मैक्रो में देखो सबसे पहले कौन सी थियरी किसकी है ना। लाइफ इनकम हाइपोथेसिस, या फिर आपको कीन्स की हाइपोथेसिस आती है। ये जितनी भी हाइपोथेसिस है किन की है, कौन से बुक के राइटर कौन है, ये भी माइक्रो में भी इसका ध्यान देना, ठीक है। और इसमें भी आपको इसका ध्यान देना, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस किसका है, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस किसका है, इस तरीके के सवाल भी आते हैं। मल्टीप्लायर, कौन सा मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। और खासकर देखो जितने भी मल्टीप्लायर हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर हो, उन सभी के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज आते हैं, मैथ्स आते हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बना लीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, है ना। और न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए स्टूडेंट 10+2 की बुक भी काम देगी। 10+2 में जो बुक्स होती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स दिए हुए होते हैं। और इसके साथ ही साथ इसमें मैं आपको बताऊं कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनका जो फॉर्मूला है उसको भी शुरू के 2-3 पेजेस में ही लिख करके रखिए, तो ये मैक्रो आपका हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाए स्टूडेंट पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का भी जो आपका सिलेबस है मैं देख रही हूँ, पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट बजट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, बहुत ही बढ़िया सिलेबस है, बहुत ही छोटा सिलेबस है ये। बजट कितने प्रकार का होता है, बजट कैसा होता है, इसके साथ ही साथ जो आपको दिया गया है रिसीट, प्राप्तियां कैसी होती हैं। 2 तरह की प्राप्ति है, एक राजस्व प्राप्ति और एक पूंजीगत प्राप्ति, है ना। तो ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। राजस्व मतलब रिकरिंग इन नेचर, और जो ये प्राप्ति है आपकी कैपिटल रिसीट, नॉट रिकरिंग इन नेचर, है ना, एक बार होने वाली। और ये इसको पूंजीगत प्राप्ति लिख दे, एक बार होने वाली, राजस्व प्राप्ति बार बार होने वाली। तो ये पब्लिक फाइनेंस का जो आपका सिलेबस है बहुत ही इजी है, और इसको आप RL लेखी की बुक से भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आ जाइए इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिटर्मिनेशन। सबसे पहले मैं बोलूँगी स्टूडेंट, क्योंकि ये जो टॉपिक आपको दिया है BOP और फॉरेन एक्सचेंज, ये काफ़ी करंट टॉपिक है, और अभी इकोनॉमी में इस पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इसमें करंट अफेयर को ज़रूर इंक्लूड कीजिए, करंट अफेयर्स को ज़रूर इंक्लूड कीजिए। करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी, मैंने भी इसका कोर्स दिया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट आपने इसको ज्वाइन भी किया है। तो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में जो करंट डाटाज हैं, जैसे विदेशी विनिमय का रिजर्व अभी कितना है, गोल्ड रिजर्व कितना है, ठीक है, स्पेशल डिपॉजिटरी राइट इंडिया की कितनी है, ये सारे अपडेटेड आंकड़े आपको पता होने चाहिए। और ये अपडेट आपको कहाँ मिलेगा, RBI.org, है ना, RBI की साइट पर ये सारे आंकड़े जो हैं अपडेट होते रहते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट को अच्छे से करने के लिए भी मैं बोलूँगी आप 10+2 की बुक को भी इसमें रेफ़र कर सकते हो। जैनन ओहरी की बुक जो है आपके एग्ज़ाम के लिए, जैनन ओहरी की बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगी। उसमें बहुत ही बढ़िया से बताया हुआ है कि कौन सी प्रविष्टि किस में जाएगी, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में कौन सा जाएगा, रेवेन्यू अकाउंट में कौन सा जाएगा, कौन सी एंट्री जो है किस में जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, ट्रेड अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इन दोनों को, इनकी प्रविष्टियों को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज है, सबसे पहले तो फॉरेन एक्सचेंज की प्राप्ति कैसे होती है ना, ये सारी चीज़ें, और उसको हम किस तरह से संतुलन में लाते हैं, ठीक है। जो मिंट पैरिटी थियरी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई वाली, डिमांड एंड सप्लाई की थियरी है, इन सारी थियरीज़ को आपको ध्यान से करना है। तो ये जैनन ओहरी के बुक में आपको अच्छे से मिल जाएगी।
अब इसके बाद आते हैं स्टूडेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाद डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, विकास का अर्थशास्त्र। इंडियन इकोनॉमी के मेन फीचर्स, विकास का अर्थशास्त्र। इसके लिए आप मिश्रा एवं पुरी की बुक हिंदी में आती है, मिश्रा एंड पुरी की बुक से आप कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ज़्यादातर आपको 5 ईयर प्लान्स से आप लोगों के सवाल हैं। मेन फीचर्स, प्रॉब्लम, पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में सबसे पहली बात कर आप इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण को उठा लें। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण से आप सबसे पहले तो देख लो कि एग्रीकल्चर का योगदान कितना। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 का चलेगा, है ना, 2022 का आपको अवेलेबल है। इससे आप देख लो कि इसका योगदान कितना है कृषि का। ठीक है, कृषि में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के भी आंकड़े उस पर दिए हुए, एग्रीकल्चर लोन के भी आंकड़े आपको उससे मिल जाएंगे। ये सारे आंकड़े आपको अपडेट कराने हैं। ठीक है, तो इसका एक अपडेटेड आप अपनी कॉपी बना लीजिए और जो अपडेटेड आंकड़े हैं उन आंकड़ों को उसमें आपको लिख लेना है। इसके साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी और डेवलपमेंट इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अद्यतन आंकड़े, अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आप एक न्यूज़पेपर को ज़रूर फॉलो कीजिए, ऑनलाइन बहुत सारे न्यूज़पेपर मिल जाते हैं, एक न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए और उससे जो भी आंकड़े हैं आप उसको निकालते रहिए, चाहे एग्रीकल्चर से। अब चूंकि कृषि की बात है तो कृषि संबंधी योजनाएं भी आपको आनी चाहिए, है ना। कृषि संबंधी योजना कितनी तरह की योजना है, कौन सी योजना कब शुरू हुई थी, है ना। और जैसे अभी ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसकी कौन सी किस्त दी गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, फसल बीमा योजना क्या है, कब शुरू हुई थी, ये योजना से रिलेटेड आपकी कृषि का चैप्टर हो जाता है। तो इसको काफ़ी डिटेल में आपको करना है। इसके अलावा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 का, इसके भी सवाल आते हैं। एलपीजी का मॉडल आपको बहुत ही अच्छे से मिश्रा एवं पुरी की बुक से ये कवर हो जाएगा। करंट चैलेंजेस, हाँ, ये आप लोगों का जो सिलेबस डाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। करंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव विकास का जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हाउ पीपल बिकम रिसोर्सेज। तो देखो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हो तो कौन कौन सा मॉडल हम पढ़ते हैं इसमें, इसको मैं दूं करंट चैलेंजेस करके जो आपका चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैं एडवाइस करूंगी कि विकास के अर्थशास्त्र में जो आप लोग एंडोजिनस मॉडल पढ़ते हो, अंतर्जात वृद्धि का सिद्धांत पढ़ते हो ना, अंतर्जात मॉडल, एंडोजिनस डेवलपमेंट मॉडल, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो काफ़ी इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल ज़रूर पढ़िएगा। एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल, इस ग्रोथ मॉडल में बेसिकली यही कहा गया है कि ह्यूमन कैपिटल भी एक, वी कैन यूज ह्यूमन रिसोर्सेज एज कैपिटल, है ना। हम फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल दोनों को लेकर के बात करते हैं। तो ये हमारा एंडोजिनस मॉडल ये बताता है। ठीक है, तो एंडोजिनस मॉडल इसमें कर लीजिएगा। उसके बाद आपको रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, शिक्षा, है ना, शिक्षा का विकास, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन चूंकि इस चैप्टर में आपको सस्टेनेबल के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग भी पढ़ना है, पर्यावरण भी पढ़ना है, तो इसमें भी आपको जो भी करंट डाटाज है, जैसे COP27 की बैठक हुई है ना, COP27 की बैठक हुई तो ये क्या है, करंट डाटा है, इसको भी आपको तैयार करना है। इस पर मैंने शायद क्लास ऑनलाइन भी कराया, नहीं कराया तो मैं करा दूंगी। COP27 की जो भी बैठक हुई है, ये सारे करंट इश्यूज आपको कवर करके रखने हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अभी और भी बैठक हुई है, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी एक बैठक हुई है। तो इन सभी बैठक के क्या मुद्दे रहे और इनमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, प्लस क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो आंकड़े अभी आ रहे हैं, जो न्यूज़ आ रही है, इन सभी को कवर करके रखिएगा। करंट चैलेंजेस जो है करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड आपका चैप्टर है। ठीक है, और इसके लिए मैंने एक कोर्स पब्लिश किया हुआ है स्टूडेंट, दैट इज़ करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी। तो जो भी स्टूडेंट हैं आप इसको भी ले सकते हैं। इस पर मैं ऑल्टरनेट डे लाइव आती हूँ और ये सारे इश्यूज़ मैं कराती हूँ। इसके बाद डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस क्या है इंडिया के, ये आपको कवर करना है। तो स्टूडेंट ऑलमोस्ट आपको ये सारी चीज़ें
जो मैंने बताई आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगी। इस तरीके से आपको अपना नोट्स बनाना है। खासकर ज़्यादा ध्यान आपको देना है करंट चैलेंजेस वाले चैप्टर पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर पर और इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इन सभी को आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि स्टैट वगैरह क्या है, इसका आपको अगर फॉर्मूला याद रहा तो आप उसको बना लोगे, या फिर इसके गुण दोष क्या है ये आपको याद रहना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड इसके साथ ही साथ मैं अब दोबारा बता दूं कि केवीपीजीटी का कोर्स मैंने अपने ऐप शिप्रानॉमिक्स पे पब्लिश किया हुआ है, आप इस कोर्स को वहाँ से भी ले सकते हैं। थैंक यू सो